गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुरेंद्र सर की इंग्लिश क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडेंट्स, कल हमने आपको एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन किया था, वर्ब। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आगे चलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स पहला वीडियो नहीं देख चुके हों। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस करोगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप बिना मिस किए क्लास लेते रहें। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होती है, उसके काइंड्स पर भी मैंने चर्चा की थी। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्जुलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मैंने आपको ये भी बताया था स्टूडेंट्स कि एक्जुलरी वर्ब्स जो होती हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब कहकर भी पुकारते हैं, और ये इंग्लिश में टोटल होती हैं 24। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये 24 भी दो वर्गों में डिवाइड हो जाती हैं। इनमें से जो 11 हैं उनको हम प्राइमरी एक्जुलरीज कहा करते हैं, और जो 13 हैं जो अलग पार्ट प्ले करते हैं इंग्लिश में, उनको हम मॉडल्स कहा करते हैं। और मैंने स्टूडेंट्स ये भी बताया था कि वर्ब का दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है उसका नाम है प्रिंसिपल वर्ब। तो आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, इसके कितने काइंड्स किए जा सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब को ही हम कहा करते हैं मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब भी कहकर पुकारा जाता है। और स्टूडेंट्स, मैंने ये भी कहा था कि ये इंग्लिश में ढेर सारी होती हैं, बहुत सारी हैं, नो लिमिट। इनको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। मगर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके काइंड्स पर चर्चा करें, इनके प्रकार के बारे में जानकारी लें, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो प्रिंसिपल वर्ब है इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को हम कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब, और सेकंड जो है उसका नाम रखा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, नॉन फाइनाइट वर्ब। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल वर्ब होता है उसी को हम अपनी भाषा में, या अपन कहें तो प्यार से कहते हैं मेन वर्ब। और ये जो मेन वर्ब होता है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब। जो फाइनाइट वर्ब होता है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अब प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। He wants to go, और सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा they want to go। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस की आपस में तुलना करें,
दोनों में कंपैरिजन यदि अपन करते हैं तो स्टूडेंट्स देखिएगा गौर से, आप फर्स्ट सेंटेंस को ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें दो वर्ब काम में आई हैं, वांट्स एंड टू गो। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही जो सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है, जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है, इसमें भी मैंने दो वर्ब यूज में लिए हैं, वांट और टू गो। मगर स्टूडेंट्स ढंग से ऑब्जर्व करने पर आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट जो है ही ये सिंगुलर फॉर्म में है। सो स्टूडेंट्स, चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए इसके साथ जो वर्ब वांट है ये भी अपनी सिंगुलर फॉर्म में आई है। मगर सेकंड सेंटेंस में जब हमने इस सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में लिखा, दे बनाकर लिखा, तो हमें इस वांट वर्ब को भी सिंगुलर से बनाना पड़ा प्लूरल। स्टूडेंट्स एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना, आपको मैं एक छोटी सी विटामिन की टेबलेट दे रहा हूं, विटामिन की जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। जब हम किसी वर्ब के साथ एस या यस जोड़ देते हैं तो वो वर्ब सिंगुलर फॉर्म ले लेता है, मगर यदि हम किसी नाउन के साथ एस या यस जोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आप समझिए कि ये जो मैंने आपको दी है ये एक विटामिन का कैप्सूल है, जिसे आप गटक लेंगे, आपको हमेशा इंग्लिश में एनर्जी फील होगी, एनर्जेटिक महसूस करोगे आप। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे कि ये सब्जेक्ट ही फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में है तो ये वर्ब वांट्स भी सिंगुलर फॉर्म में है। मगर जब सेकंड सेंटेंस में जब हमने इस सब्जेक्ट ही को प्लूरल फॉर्म दे के रूप में लिखा तो हमने इस वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में लिखा। इससे एक बात पता चल रही है स्टूडेंट्स कि ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें मैंने दो वर्ब यूज में लिए हैं, वांट्स एंड टू गो। वट ये वांट्स वर्ब जो है ये ऐसा वर्ब है जो इस सब्जेक्ट के नंबर से प्रभावित हो रहा है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में है, मगर जब हमने इस सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया तो ये हमारा वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गया। दैट मीन्स ये एक ऐसा वर्ब है, ये एक ऐसा वर्ब है जिसका रूप सब्जेक्ट निश्चित कर रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्ब है जो सब्जेक्ट के द्वारा अनुशासित है, या फिर अगर हम ये भी कहें कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर से प्रभावित हो जाता है उसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, मगर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि इस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने एक और वर्ब यूज में लिया था, वो था टू गो। और यदि आप इन दोनों सेंटेंसेस का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर फॉर्म में था तो भी ये वर्ब हमने लिखा टू गो, मगर जब हमने इस सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल फॉर्म में लिखा दे बनाकर तो भी हमने लिखा टू गो। अर्थात ये एक ऐसा वर्ब है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट्स गौर से सुनना, मैं डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूं फाइनाइट वर्ब को। आप कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फाइनाइट वर्ब, तो जस्ट लिसन टू मी। स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि वह है वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर
बोले तो वचन, पर्सन या टेंस से प्रभावित हो जाता है। जी हाँ, दोबारा सुनेंगे। वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से प्रभावित हो जाता है, उसी वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसा कि आपने यहां देखा स्टूडेंट्स, ये वांट्स एक ऐसा वर्ब था जो इस सब्जेक्ट ही के नंबर से प्रभावित था, अनुशासित था। इसलिए ये वांट्स वर्ब इस सेंटेंस में जो है फाइनाइट वर्ब की भूमिका निभा रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो ये आपको इजीली समझ में स्वतः ही आ गया होगा। आप खुद इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं कि वह है वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या किसी टेंस से प्रभावित नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। आप ही के शब्दों में अगर बात करूं तो बेटा फाइनाइट का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। अर्थात वह वर्ब जिसका रूप उसका सब्जेक्ट निश्चित करता है, फाइनाइट वर्ब। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप ये लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आप चाहें तो ऑडियो को गौर से सुनकर आप अपने ही शब्दों में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी समझ में आना बेहद ज़रूरी है। यस स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ तो आपको बताता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो डेप्थ है उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरे साथ बने रहना, समझने की कोशिश करना, जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। क्योंकि आपने इंग्लिश में जब कुछ ग्रामर के टॉपिक्स पढ़े होंगे तो आपको तमाम वर्ब के नेम जो हैं सुनने को मिले होंगे, और आप कई बार ये कंफ्यूज तक हो जाते होंगे कि वो वर्ब क्या होती है और ये वर्ब क्या है। वो सारा कंफ्यूजन आपका अभी दूर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो फाइनाइट वर्ब होता है, जिसको मैंने अभी हाल आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ये फाइनाइट जो वर्ब होता है, इस फाइनाइट वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अर्थात फाइनाइट वर्ब भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड इंट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, आप हो सकता है कि आपको ये दोनों शब्द जाने पहचाने लग रहे हों। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपने वॉइस टॉपिक पढ़ा है तो वॉइस टॉपिक में पढ़ाने से पहले जो हम नोट कई बार लिखाते हैं तो ये लिखाते हैं कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है। आपको शायद याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब दो प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने हिंदी में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया।
और इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहा जाता है अकर्मक क्रिया। स्टूडेंट्स, इनके अर्थ से ही पता चल जाता है। तो ये देखिएगा, ट्रांजिटिव का शाब्दिक अर्थ है सकर्मक, यानी सा इसमें एक उपसर्ग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हिंदी का उपसर्ग है और सा का मतलब साथ, कर्म आप जानते हैं, अर्थात वह वर्ब जिसके साथ कर्म जोड़ा जा सकता है सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स क्या होता है, तो इसको आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें बेटा इसका हिंदी अर्थ होता है अकर्मक क्रिया। और आप देखेंगे अकर्मक में आ प्रत्यय आया है हिंदी का, इसका मतलब होता है नहीं, और कर्म आप जानते हैं। सो आप कह सकते हैं कि वह वर्ब जिसके साथ कर्म को नहीं जोड़ा जा सकता है, या वह वर्ब जिसका कोई कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। आपको मैं स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पहचानना भी सिखाऊंगा, मगर थोड़ी देर बाद। देखिएगा आगे स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि मेन वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स, अभी हाल मैंने डिफाइन किया कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और आपको ये कंठस्थ भी हो चुका होगा कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस से प्रभावित नहीं होता है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और स्टूडेंट्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है इंग्लिश में 3 प्रकार का होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश में 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, आपने स्टूडेंट्स कभी नाम सुना होगा जीरंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार होता है। और सेकंड जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपने सुना होगा, ये पार्टिसिपल कहलाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये भी आपने सुन रखा है। एंड थर्ड इज नॉन एज इन्फिनेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव। स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ एक ग्राफ बनाकर आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा बता दूँ स्टूडेंट्स कि पार्टिसिपल इंग्लिश में 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल बेटा 3 प्रकार का होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल, और बेटा थर्ड पार्ट जो पार्ट होता है इसका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पार्टिसिपल के हम 3 प्रकार जो होते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल को पूरा पढ़ने के बाद जब हम चर्चा करेंगे इन्फिनेटिव पर, तो इन्फिनेटिव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है, क्या इसके फंक्शन है। लेकिन चूंकि मैं कुछ ग्राफ के माध्यम से आपको बता रहा हूं, तो थोड़ा सा जानकारी दे दूं स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव भी 2 प्रकार का होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स,
इन्फिनेटिव भी दो प्रकार का होता है। इस तरीके से हो सकता है इधर का पार्ट आपको दिखाई नहीं पड़े, इसलिए मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। इन्फिनेटिव स्टूडेंट्स दो प्रकार का होता है। जी हाँ, फुल इन्फिनेटिव और सेकंड को अपन कह सकते हैं वेयर इन्फिनेटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिटेल आपको बताएंगे तब जब हम इन्फिनेटिव टॉपिक को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक ग्राफ के माध्यम से आपको प्रिंसिपल वर्ब के फंक्शंस के बारे में ब्रीफ जानकारी दी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कर लो। वीडियो को पॉज करके आप ये सारा ग्राफ बना सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद मैं एक एक पार्ट को आपके सामने एक्सप्लेन करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। जी हाँ, मैंने आपको बताया फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो फाइनाइट वर्ब होती है ये दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको जो कुछ भी यहाँ तक लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मुझे ये रब करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए, अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल मानते हैं, तो ये सिंपल भी है मगर सिंपल होने के साथ बड़ा प्यारा टॉपिक है। और डेप्थ तो मैंने आपको पहले भी इसकी बताई थी कि काफ़ी डेप्थ है इसकी। तो देखते हैं, इसकी गहराई मापने की कोशिश हम करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा प्लीज। अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स, मैंने फाइनाइट वर्ब को अभी हाल डिफाइन करके आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब अपन इसके काइंड्स पे चर्चा करें तो स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होता है ये वर्ब दो प्रकार का होता है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहा करते हैं अकर्मक क्रिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, सकर्मक, सा का मतलब साथ, कर्म आप जानते हैं स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब वह है वर्ब जिसके साथ कर्म को जोड़ा जा सके, अर्थात वह वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और वह वर्ब जिसके साथ कर्म को नहीं जोड़ा जा सकता, आ यानी नहीं, ये उपसर्ग होता है बेटा हिंदी में, जिसका मतलब होता है नहीं। और वह वर्ब जिसके साथ कर्म नहीं जोड़ा जा सकता है उसको कहा जाता है अकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। तो वो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको स्टूडेंट्स बताता हूं, किसी भी वर्ब के बारे में आप पता कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिएगा, जैसे मानिए कि मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी
गो जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? जस्ट थिंक। तो स्टूडेंट्स, आपने सोचा? अब मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी वर्ब का पता करना है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, याद रखेंगे प्लीज। आप जैसे मुझे इस वर्ब का पता करना है स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस वर्ब का हिंदी अर्थ करूंगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं इसका हिंदी अर्थ करता हूं गो यानी कि जाना। और स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी वर्ब का पता लगाना चाहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है अथवा इंट्रांजिटिव, तो उसका हिंदी अर्थ कीजिए और उसके साथ क्या लगाकर एक क्वेश्चन बनाइएगा, जैसे कि मैंने बनाया है। और आप देखना, यदि वह एक सार्थक प्रश्न बनता है जिसका कोई आंसर हो सकता है, तो समझ लीजिएगा कि वो वर्ब है ट्रांजिटिव। और यदि एक बेतुका प्रश्न बन के तैयार हो सकता है जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स वो वर्ब है इंट्रांजिटिव। जैसे स्टूडेंट्स, यहां क्वेश्चन बना गो यानी जाना, हमने जोड़ा क्या? क्या जाना। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, निरर्थक बेतुका क्वेश्चन है। और यदि किसी वर्ब के साथ क्या जोड़ने पर बेतुका क्वेश्चन बनता है, निरर्थक क्वेश्चन बनता है जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब वो वर्ब है इंट्रांजिटिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी जगह पर लिखता राइट, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, राइट माने होता है लिखना। क्वेश्चन बनाएंगे क्या लिखना, तो स्टूडेंट्स उसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं। पत्र लिखना, पोएम लिखना। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन बना है जिसका आंसर हो सकता है, सार्थक क्वेश्चन है। तो ये वर्ब राइट जो है ये कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम और भी बता सकते हैं आपको से। और देखिएगा, जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मानिए हमें डू वर्ब का पता करना है। इधर देखिएगा, डू वर्ब का पता करना, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं डू का मतलब होता है करना। क्वेश्चन बनाएंगे क्या करना। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ढेर सारे आंसर हो सकते हैं, जैसे कि होमवर्क करना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मानिए मैं आपसे कहूं वीप, बताइए स्टूडेंट्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका पता इसी विधि से आप लगा सकते हैं। जैसे वीप माने होता है स्टूडेंट्स रोना, जोड़ दीजिएगा क्या, क्वेश्चन बन गया आपके सामने क्या रोना। सो स्टूडेंट्स, ये आपको पता चलेगा कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता है, बेतुका या निरर्थक क्वेश्चन है, इसलिए इसका मतलब ये वर्ब भी कैसी है, इंट्रांजिटिव है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब बड़ी अच्छी से समझ में आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको यहाँ तक बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि आपको अगला कंसेप्ट भी समझ में आता जाए। स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने काफ़ी नॉलेज दी, काफ़ी कुछ बताया, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया आप उसको अच्छे से तैयार करेंगे। और आज केवल आपकी सुविधा के लिए मैं यहीं विराम देता हूं, ताकि आप इसे ढंग से कंठस्थ कर लें। स्टूडेंट्स, कल हम आते ही चर्चा करेंगे फाइनाइट वर्ब के सेकंड काइंड के बारे में, जिसे कहा जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जी हाँ स्टूडेंट्स, कल हम आते ही नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर चर्चा करेंगे और उनके काइंड्स पर भी चर्चा करेंगे, मगर आई होप आप यहाँ तक की सारी चीज़ों को कंठस्थ करके आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।